हाँ जी, एफएसओ क्लासेज में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो देखिए, अपन जो अभी तक क्या बात कर रहे थे, फूड के कुछ पैटर्न्स की बात कर रहे थे, जिनमें अपन बात कर रहे थे कि भाई ऑर्गेनिक फूड्स क्या होते हैं, जीएम फूड्स जेनेटिक मॉडिफाइड फूड्स क्या होते हैं, आपके प्रोप्राइटरी फूड क्या होते हैं। इसी तरह से एक कैटेगरी और थी आपकी, जिसको आप ब्रॉडली कैटेगराइज करके क्या कह सकते हैं अपन, न्यूट्रास्यूटिकल, है ना। जनरली अगर ये आपको ये दिख रहे हैं इतने सारे नाम, हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेज और फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज या मेडिकल यूजेज वाले फूड, ठीक है। तो इन सब का लिए एक क्या बना दिया गया, रेगुलेशन 2016 बना दिया गया, क्योंकि जिस तरह से आपको क्या था कि जेनेटिक मॉडिफाइड फूड, जीएम फूड के लिए आज तक कोई किसी तरह का रेगुलेशन नहीं है। फसाई अभी क्या कर रहा है, जीएम फूड के लिए रेगुलेशन तैयार करने का काम चल रहा है अभी, है ना। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि जीएम फूड पे भी कोई ना कोई रेगुलेशन आ जाए। इसी तरह से क्या हो रहा था कि इंडिया के अंदर भी न्यूट्रास्यूटिकल्स का यूजेस तो हो रहा था, लेकिन पर्टिकुलर इनके लिए भी कोई फिक्स रेगुलेशन नहीं था। तो क्या किया गया है यहाँ पर कि 2016 के अंदर जो भी आप न्यूट्रास्यूटिकल्स, हेल्थ सप्लीमेंट, है ना, डाइटरी सप्लीमेंट होते हैं, इन सब का क्या किया गया, एक रेगुलेशन डेवलप किया गया। 2016 में डेवलप तो कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही थी, इसमें अभी भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। जैसे जेनेटिक मॉडिफाइड फूड के अंदर एक डाउट रहता है ना कि भाई आगे चल के फायदा करेगा या नुकसान करेगा, वैसा ही इन न्यूट्रास्यूटिकल्स के केस में भी कुछ ना कुछ ये हो सकता है कि आगे चल के वो हो सकता है कि वो कुछ नुकसान भी कर दें। अदरवाइज आपके मैक्सिमम टाइम ये हमेशा क्या होता है भाई, बेनिफिशियल होते हैं। तो कुछ कंट्रोवर्सी की वजह से इसको क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम पीरियड लगा और ये क्या हुआ, 1 जनवरी 2018 से इसको फोर्सफुली लागू कर दिया, या क्या कह सकते हो, इफेक्टिवली इसको लागू किया गया। सही बात है। तो इतना ध्यान रख लेना, आपकी ये रेगुलेशन कब का था, आपका 2016 का था, जिसमें इन सभी पॉइंट्स को कंसीडर किया गया। अपन ने इससे पहले क्लास में क्या पढ़ा था भाई, नोवल फूड, है ना। एक क्लास हुई थी जिसमें अपन ने क्या पढ़ा था भाई, नोवल फूड। नोवल फूड के लिए अपन ने अलग से क्या कर रखा है कि एक जब भी ऐसा कोई नोवल फूड होता है, जब कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर इसको डिजाइन करता है ना, नोवल फूड को, तो उसको क्या करना है, नॉन स्पेसिफाइड फूड की कैटेगरी में जाके एक अप्रूवल लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भाई, नॉन स्पेसिफाइड फूड की कैटेगरी में जाके एक अप्रूवल लेना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रेगुलेशन 2016 के अंदर नोवल फूड से ज्यादा रिलेटेड बातें नहीं कही गई है। भाई कोई भी चीज पढ़े तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्या तो आगे चल के पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। जब अपन नोवल फूड के बारे में पढ़ने जाएंगे डिटेल से, तो वो डिटेल कहां पर मिलेगी अपने को, नॉन स्पेसिफाइड फूड रेगुलेशन में मिलेगी, जहां पर बताएगा कि कोई भी मैन्युफैक्चर नोवल फूड बनाता है तो किस तरह से उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा। यहां पर इसके अप्रूवल की कोई किसी तरह की जानकारी नहीं है, बराबर बात है। इसी तरह से यहां पर क्या हुआ कि जब आप इस रेगुलेशन के अंदर जब आप हेल्थ सप्लीमेंट पढ़ते हो, न्यूट्रास्यूटिकल्स पढ़ते हो, एफएसडी और एफएसएमपी पढ़ते हो, तो इन 4 के बारे में तो बहुत अच्छे से डिटेल से दे रखा है। ये आपका इन 4 के बारे में क्या बताता है, बहुत अच्छे से डिटेल से इंफॉर्मेशन देता है कि किस तरह के इंग्रेडिएंट होंगे, किस तरह का यहाँ पर अप्रूवल लेना होगा इन 4 के लिए। लेकिन किन के लिए नहीं पता चलता, नोवल फूड के लिए और फंक्शनल फूड के लिए। कुछ डेफिनेशंस तो दिए गए कि किसे आप फंक्शनल फूड कह सकते हो और किसे आप नोवल फूड कह सकते हो। सही बात है। अब फंक्शनल फूड के अंदर अपन ने क्या बात बोली, यहां पर अपन ये बोले कि फंक्शनल फूड आपके क्या हो सकते हैं भाई, फोर्टिफाइड फूड। बोला ना भाई अपन ने, भाई फंक्शनल फूड की कैटेगरी में जाके कुछ वर्ड्स के नाम लिए अपन ने। अब जब भी इनको पढ़ते हैं तो अपन अलग से किस में पढ़ते हैं भाई, फोर्टिफाइड फूड में। फोर्टिफाइड फूड का अलग से एक रेगुलेशन दिया हुआ है भाई। पता चले नहीं भाई कि इनको यहाँ पर क्यों नहीं पढ़ा जा रहा डिटेल में, वो इसलिए नहीं पढ़ा जा रहा डिटेल में क्योंकि इनसे रिलेटेड अलग से क्या दे रखे हैं भाई, रेगुलेशन दिए हुए हैं। जिस तरह से नोवल फूड के लिए एनएसएफ वाला रेगुलेशन अलग से दिया हुआ है, इसी तरह से इन फंक्शनल फूड के लिए जिसकी कैटेगरी में क्या आता है आपका, फोर्टिफाइड फूड आता है ना। क्या होता है फोर्टिफाइड, वो अभी अपने को लेना देना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जब फोर्टिफाइड रेगुलेशन देखेंगे तब देखेंगे अपन क्या होता है।
है ना। अभी ये जानते हैं कि हाँ भाई फंक्शनल फूड क्या होता है, आपका फोर्टिफाइड फूड होता है कोई, बराबर बात है। इसी तरह से इसी कैटेगरी के अंदर अपन किसकी बात कर दिए थे भाई, एनरिच फूड, ये भी इसी का पार्ट हो गया। इसी तरह से इसके अंदर क्या आ जाते हैं भाई, एल्टर्ड कॉमोडिटीज आ जाती है ना। एल्टर्ड कॉमोडिटीज भी क्या होती है, आपकी फंक्शनल फूड की कैटेगरी में आते हैं। तो अब कहने का मतलब है, समझना बात को, कि अपन इस टॉपिक में फोकस किसको करने वाले हैं भाई, हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल, एफएसडीयू और एफएसएमपी, इन्हीं को अपन क्या करेंगे भाई, सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। सही बात है। अब देखिए क्या हुआ, जनरली अपन बात क्या कर रहे थे भाई इनके केस में, है ना भाई। अगर ये दिखा हुआ मिल जाए तो सबसे पहली चीज ये आती है दिमाग के अंदर, किस तरह के इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर, और किस तरह के एडिटिव का इस्तेमाल किया जा रहा है। दो बातें, क्योंकि फूड बनने के लिए दो ही चीजें चाहिए, कोई ना कोई इंग्रेडिएंट होगा और कोई ना कोई यहाँ पर एडिटिव होगा, बराबर बात है। अब ऐसे जो भी इंग्रेडिएंट की जो हमने बात कही थी, ऐसे इंग्रेडिएंट की जब हमने बात कही थी तो क्या बोला था भाई यहाँ पर, शेड्यूल फर्स्ट, शेड्यूल सेकंड, शेड्यूल थर्ड, शेड्यूल फोर्थ, और एडिटिव्स के लिए क्या दे रखा है, शेड्यूल फिफ्थ। रोमन लेटर में लिखा जाता है, इसीलिए अपन ने रोमन में लिखा है, बराबर बात है। ऐसे जो शेड्यूल्स हैं, इसके बाद में फिफ्थ के बाद आपका सिक्स्थ आ गया, उसके बाद में क्या आ गया, 7 आ गया, और उसके बाद क्या आ गया आपका 8 आ गया। 8 तरह के ये क्या थे भाई, आपके शेड्यूल्स थे। इन 8 शेड्यूल से मिलके आपके क्या बन जाते भाई, हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल, इन सब की बातें कही गई है। इन सबको बनाना है तो इन 8 तरह के जो भी इंग्रेडिएंट और एडिटिव की लिस्ट है ना, जो भी पेज दिया था अभी आपको मैंने, उस पेज के अंदर आपके इंग्रेडिएंट और एडिटिव की लिस्ट है, उसको आप क्या कर सकते हो, रेफर करके इनको बनाया जा सकता है। सही बात है। फिर इसका क्या काम था, हाँ जी, कौन सा, हाँ हाँ भाई, इंग्रेडिएंट और एडिटिव में फर्क तो समझते हो ना भाई। इंग्रेडिएंट तो मेन होता है, बिस्किट के अंदर इंग्रेडिएंट क्या होता है आपका भाई, व्हीट फ्लोर, है ना। एडिटिव क्या होते हैं, उसके अंदर जो भी फ्लेवर वगैरह डालते हो वो सभी क्या है आपके एडिटिव है, समझ गए। अब इसके अंदर क्या आता है आपका फिफ्थ, बराबर बात है। अब देखिए बात को, अब जब अपन बात कर रहे थे कि इन इंग्रेडिएंट और एडिटिव के अलावा भी इनके अंदर इंग्रेडिएंट एडिटिव डाले जा सकते हैं क्या, ये पूरे के पूरे तो हैं ही, यहाँ से कोई भी हुआ, ये है जो कैटेगरी है वो तो आपकी काम में ले रहे हो। जरूरत पड़े तो फूड बिजनेस ऑपरेटर यहाँ से भी इंग्रेडिएंट और एडिटिव काम में ले सकता है, क्योंकि इससे पहले तो था ही यही भाई। ये तो रेगुलेशन कब आया, 2016 में। तो आप क्या न्यूट्रास्यूटिकल क्या 2016 से खा रहे हो, बहुत पहले से चल रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल सही बात है। तो ये जो इस कैटेगरी के अंदर भी क्या है, आपके इंग्रेडिएंट और एडिटिव की लिस्ट है, जिसको आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। समझ गए बात को भाई। पहली चीज आपको यही क्लियर होनी चाहिए कि किस तरह का इंग्रेडिएंट और किस तरह का एडिटिव का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात करते हैं अपन की भाई, कि अपन ने बात करी भाई शेड्यूल फर्स्ट के अंदर क्या, विटामिन और मिनरल्स, न्यूट्रिएंट होते हैं। विटामिन मिनरल्स क्या होते हैं भाई, आपके न्यूट्रिएंट होते हैं। सेकंड के अंदर बात क्या कर दी है आपने, एमिनो एसिड्स की बात कर दी। थर्ड में किसकी बात कर दी भाई, ऐसे इंग्रेडिएंट जो एफएसडीयू में है और किसके अंदर है, एफएसएमपी या एफएसएमयू। इस कैटेगरी के जो इंग्रेडिएंट है वो कहां बता रहा है, वो भाई इस थर्ड नंबर की कैटेगरी के अंदर बताया जा रहा है हमें। सही बात है। शेड्यूल फोर्थ क्या है भाई, जिस तरह से आपने विटामिन, मिनरल्स, एमिनो एसिड की बात कर दी, इसी तरह से आपका जो शेड्यूल फोर्थ होता है वो आपको बताएगा कि प्लांट और बॉटनिकल्स। बॉटनिकल का मतलब है कि उसमें से कुछ चीजों को एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो ऐसी चीजें क्या होती है, आपकी प्लांट और बॉटनिकल्स की कैटेगरी में आ गया। प्लांट और क्या हो गया आपका, बॉटनिकल्स हो गया। अगेन अब ऐसे प्लांट जो भी फॉर्म में, इस प्लांट का कोई पार्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना जो, और बॉटनिकल्स हो गया, वो सारा इसके सोर्स यहाँ इस कैटेगरी में दिए हुए हैं, जिससे आप कोई भी प्लांट या बॉटनिकल्स को काम में लेके इसको बनाया जा सके। सही बात है।
अब इसके बाद में क्या आ गया, शेड्यूल 6 जो कौन सा हो गया आपका, न्यूट्रास्यूटिकल्स। आपका क्या हो गया भाई, न्यूट्रास्यूटिकल बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट की लिस्ट दी हुई है वो पूरी लिस्ट कहां पर है आपकी, शेड्यूल 6 में दे रखी है। ठीक है भाई। अब इसके बाद में 7 नंबर का क्या था आपका भाई, प्रोबायोटिक। जैसा कि नाम से बताया, इसके नाम में क्या आ रहा है भाई, ओ का मतलब क्या हुआ कि ये प्रोबायोटिक में क्या होते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक लैक्टोबैसिलस, है ना। डायरिया वगैरह होता है तो लैक्टोबैसिलस का पाउडर वगैरह लेते हैं अपन टैबलेट फॉर्म में, है ना। तो बस ऐसा ही कुछ क्या होता है आपका, प्रोबायोटिक्स होते हैं। और ऐसे जो फूड होते हैं जिनके अंदर इंग्रेडिएंट के रूप में प्रोबायोटिक डाला जाता है तो वो क्या हो गया आपके, प्रोबायोटिक फूड हो गया। तो मैन्युफैक्चर जब भी इस इंग्रेडिएंट को काम में लेगा तो क्या लिखेगा भाई, प्रोबायोटिक फूड, है ना, इसमें प्रोबायोटिक। इसी तरह से मिलता जुलता वर्ड क्या होता है आपका, प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक तो ये ऑर्गेनिज्म से हो गया, तो बचा जो क्या हो गया भाई आपका, प्लांट वगैरह से मटेरियल, जैसे लैक्टुलोज, है ना। इस तरह के कुछ कार्बोहाइड्रेट टाइप के क्या होते हैं, कुछ आपके कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो लैक्टुलोज वगैरह हो गया। तो अब आपका क्या रहते हैं, इसके अलावा इसका मतलब ये भी है कि अभी तक कोई एनिमल सोर्स की बात नहीं करी आपने, लिखा कहीं पे पढ़ना नहीं लिखा। तो क्या एनिमल सोर्स से इनको काम में लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। अगर आपको FSDU न्यूट्रास्यूटिकल कुछ भी बनाना है तो एनिमल सोर्स के भी काम में लिए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी एनिमल सोर्स का इस्तेमाल करोगे इंग्रेडिएंट जो जहां से आपने लिया, तो आपको उस प्रोडक्ट पे क्या लिखना पड़ेगा, नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन का लेबल का क्या आता है, लोगो आता है। उस नॉन वेज के लोगो जो ब्राउन कलर का है अभी प्रेजेंट में ना, आगे चल के कुछ भी हो सकता है, तो उस लोगो का क्या किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा कि इसका ओरिजिन क्या है भाई, नॉन वेज है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। समझ गई बात को। इनमें कोई दिक्कत है क्या भाई, सारे के सारे क्या है भाई, इंग्रेडिएंट है ना, शेड्यूल्स के इंग्रेडिएंट है यहाँ पे। इसके अंदर भी अपन ने क्या बात कर दी भाई, 5A और 5F की बात कर दी, बराबर बात है। ऐसे 5A 5F की बात करते हैं तो ये क्या हो गया आपका, टैबलेट हो गया, आपका ये कैप्सूल हो गया और सिरप हो गया। कहने का मतलब कि जब कभी इनके टैबलेट, कैप्सूल या सिरप बनाने आप जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडिटिव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहां से देखिए 5F की लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। अगर एडिटिव आपको यहां से नहीं समझ में आता है तो आप एडिटिव काम में कहां से ले सकते हो, यहां से भी काम में लिए जा सकते हैं। सही बात है। अदरवाइज इस लिस्ट के अंदर दे रखा है, इनमें से कोई भी टैबलेट कैप्सूल सिर्फ बनाया जाएगा, है ना। आते हैं ना भाई, छोटे छोटे कैप्सूल फॉर्म में भी आते हैं न्यूट्रास्यूटिकल वगैरह, तो तब आपको ये काम में लेना है। अदरवाइज इनको छोड़ दो। आप कोई पाउडर का डब्बा बना रहे हो ना, पाउडर के डब्बे वगैरह आते हैं ना बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल के, सप्लीमेंट के, उनके अंदर अगर काम में ले रहे हो तो फिर आपको क्या करना है, 5A, है ना। इसको आप कह सकते हो अदर देन, जो दे रखा है इसके अलावा अगर आप इस्तेमाल करते हो तो वो क्या हो गया आपका, 5A हो गया। सही बात है। इसमें से कुछ एक क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए, जैसे प्रोबायोटिक वगैरह में से पूछा गया है कि, है ना, कि एक तो ये पूछा है प्रोबायोटिक क्या होते हैं, और ये पूछा कि प्रोबायोटिक कौन से शेड्यूल के अंदर आते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया भाई, है ना, कोई दिक्कत। अब देखिए थोड़ा सा अब इसको और अपन फैलाते हैं। एक क्या होता है आपका, इसका पार्ट A और पार्ट B। एग्जाम में बहुत कम चांस है कि वो इतनी आगे तक जाए, क्योंकि एग्जाम तक इतना ही ध्यान रह जाए वही बहुत बड़ी बात है ना। फिर भी अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। क्या होता है पार्ट A का मतलब, ये आपको न्यूट्रास्यूटिकल, इन न्यूट्रास्यूटिकल के लिए क्या देता है भाई, प्योरिटी क्राइटेरिया है। ऐसा है कि जो भी इस कैटेगरी के अंदर जो भी आएंगे यहाँ पर, है ना, कोई भी अगर न्यूट्रिएंट वगैरह काम में लिया जा रहा है जो इस इंग्रेडिएंट की लिस्ट में है, तो उन इंग्रेडिएंट की प्योरिटी क्राइटेरिया की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर दी हुई है भाई, यहाँ पर। उन इंग्रेडिएंट की लिमिट, इन इंग्रेडिएंट की लिमिट भी कहां पर दे रखी है भाई, पार्ट A में दे रखी है। सही बात है। अब बात आई ये पार्ट B किसके लिए भाई, फिर पार्ट B किसके लिए भाई, पार्ट B ऐसा होता है कि अब की बार ये क्या करेगा, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट है
है ना, जिनका सिर्फ क्या है भाई, एक साइंटिफिक डाटा है, मतलब वो इतना उनका यूज नहीं है मार्केट में। जैसे ये तो कैसे होते हैं भाई, इनकी तो हिस्ट्री होती है, इनकी तो क्या होती है भाई, हिस्ट्री होती है, और इनकी हिस्ट्री के हिसाब से इनको यूज में लिया जा रहा है। लेकिन कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट है जिनके साथ क्या होता है, वो साइंटिफिकली प्रूव है कि भाई कि ये इंग्रेडिएंट क्या है भाई, सेफ है। अगर इनके न्यूट्रास्यूटिकल बना दिए जाएंगे तो वो क्या होंगे, आपके सेफ रहेंगे। तो इंग्रेडिएंट बेस्ड ऑन साइंटिफिक डाटा। ठीक है, तो यहाँ तो कोई है ही दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हर चीज़ क्लियर है। प्योरिटी क्राइटेरिया के बारे में बता रहा है, ये लिमिट भी बता रहा है। लिमिट का मतलब कितना मिनिमम उसमें इंग्रेडिएंट डालना और कितना मैक्सिमम डालना है ना भाई। जो चीज़ क्लियर होती है उसमें पता होता है कि मिनिमम इतना लेना और मैक्सिमम इतना लेना है। ये थोड़ा साइंटिफिकली निकाला हुआ है, नया टाइप की चीज़ है ना, तो उसको बता दिया कि भाई कि इतना काम में लिया जा सकता है। इसको और भी अभी डिटेल से अपन आगे समझेंगे कि रियल में इसका मतलब क्या है। ठीक है, बाकी वो बात तो आपको अच्छे से पता ही है भाई, कोई भी फूड इंग्रेडिएंट होता है, कोई फूड होता है, तो उसकी क्या होनी चाहिए, इंडिया में 15 साल की क्या होनी चाहिए भाई, हिस्ट्री होनी चाहिए। 15 साल हो गए हो लोग उसको काम में लेते हुए, और कोई फॉरेन से कोई इंग्रेडिएंट ले रहे हो आप लाके काम में, तो उसकी कम से कम मैन्युफैक्चरर को पता होना चाहिए कि उसकी 30 साल की वहाँ पर हिस्ट्री होनी चाहिए। भाई चाइनीज फूड खा रहे हो ना आजकल जाके तुम रेस्टोरेंट में, तो क्यों खा रहे हो भाई, तुम्हें पता है कि इसको चाइना वाले खाते हैं इसीलिए खा रहे हो, और तुम्हें कहते कि चाइना वाले तो नहीं खाते, तुम खा लो, अब खा के बता दो लो तुम अब, है ना। लेकिन तुम ये मानते हो कि वो लोग खा रहे हैं तो हम भी खा सकते हैं, है ना, वो भी इंसान है, हम भी हैं, सही है। तो बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए इनका यूज चल रहा है। अब ये चीज समझ में आ गई भाई, यहाँ तक इन शेड्यूल में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अपन ने ये बोल ही दिया, सब बातें क्लियर है यहाँ तक कि जो चीज अब आपको, जैसा आप न्यूट्रास्यूटिकल बनाने जा रहे हो, अब आप न्यूट्रास्यूटिकल बनाने जा रहे हो, तो आप कहाँ से प्रोडक्ट का कौन कौन से इंग्रेडिएंट काम में ले सकते हो। तो सबसे पहले न्यूट्रास्यूटिकल बनाते ही कौन से इंग्रेडिएंट देखोगे, पार्ट ए और पार्ट बी के इंग्रेडिएंट देख लोगे। जब आपको लगेगा कि यार अपनी तो काम इससे नहीं चल रहा, अपना काम अभी भी इनसे नहीं चल रहा, तो आप न्यूट्रास्यूटिकल बनाने के लिए इंग्रेडिएंट के रूप में आपका इंग्रेडिएंट तो हो ही गया, लेकिन अब आप सोचते हो कि मेरे न्यूट्रास्यूटिकल में क्या होते हैं, कुछ न्यूट्रिशंस भी होने चाहिए। तो वो क्या देख सकते हो आप, विटामिन और मिनरल ले सकते हो, यहाँ से एमिनो एसिड ले सकते हो, और आप जरूरत पड़े तो इन प्लांट और बॉटनिकल्स में भी ले सकते हो, है ना। है प्रोबायोटिक डाल सकते हो और प्रीबायोटिक भी कंज्यूम कर सकते हो। क्या नहीं काम में ले सकता न्यूट्रास्यूटिकल वाला, FSDU और FSMP को। इस शेड्यूल को छोड़ के बाकी के सारे को ये काम में ले सकता है, और एडिटिव तो है ही सबके लिए, एडिटिव तो सबके लिए। इसी तरह से जब आप FSDU स्पेशल फूड किसके लिए भाई, डाइटरी यूजेज वालों के लिए, और स्पेशल फूड किसके भाई, मेडिकल पर्पज वालों के लिए, उनके केस में लोगे तो इंग्रेडिएंट कहां से काम में लोगे आप, शेड्यूल 3 से ले लोगे भाई, शेड्यूल 3 से, क्योंकि इसमें तो दे ही रखा है, जिसमें नाम उससे तो इंग्रेडिएंट मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन जब आपकी इच्छा हुई कि भाई मुझे तो विटामिन भी डालना है, मिनरल भी डालना है, अमीनो एसिड भी डालना है, तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 हो गए, सही बात है। और कोई पेड़ पौधा लेना है ना, कोई भी उसमें बॉटनिकल्स लेना है, तो आपका क्या हो जाएगा, शेड्यूल 4। न्यूट्रास्यूटिकल लोगे इंग्रेडिएंट नहीं, क्योंकि ये तो बनाई किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रास्यूटिकल के लिए। जब इसकी बात करो तो इसे छोड़ दो, और जब इसकी बात करो तो इसे छोड़ दो, है ना। तो MCQ में पूछा जाए कि कौन सा काम में नहीं लेते, तो इसके लिए तो ये काम में नहीं लेते, और जब ये काम में लेते हैं तो इसे काम में नहीं लेते, और बाकी सब कुछ काम में लेते हैं, बाकी सब कुछ है, ठीक है। हाँ जी, चलो देखते हैं आगे। अब समझना चीजों को, इसको थोड़ा सा समझते हैं अपन। और
FSDU और FSMP। समझना बात को। FSDU का मतलब क्या हुआ? ऐसे फूड जिसका कोई स्पेशल डाइटरी यूजेज है। कब होगा भाई ऐसा? किसी को वेट कम करना है, वेट रिडक्शन करना है ना। वेट रिडक्शन कौन कम कर सकता है भाई? जो ओबेस होगा वो भी वेट रिडक्शन करना है, और जिसको स्लिम होना है वो भी क्या कर सकता है? वेट रिडक्शन कर सकता है। तो यहां पर वेट रिडक्शन प्रोडक्ट भी आते हैं और स्लिमिंग प्रोडक्ट भी आते हैं। सही बात है। FSDU का मतलब ये है कि स्पेशल डाइटरी यूजेज हो गया। हो सकता है कि कोई डायबिटीज वाले के लिए क्या बना दिया जाए, कोई पर्टिकुलर फूड बना दिया जाए कि डायबिटिक पर्सन है उसको भी ये दिया जा सके। सही बात है। इसी तरह से अब आप क्या कह सकते हो भाई? FSMP। बताओ क्या हो सकता है FSMP में? थोड़ा सा हाँ, कि अब की बार यहाँ पर कोई बीमार सा नहीं लगता इतना, है ना भाई। ठीक है, डायबिटीज भी एक नॉर्मल टाइप का, तो उसको डेली उसको हिसाब से खाना देते रहो। इधर थोड़ी सी कंडीशन अलग हो जाती है। जैसे कोई पेशेंट क्या है भाई, कोमा में है, कोमा वाले को क्या करते हैं भाई? फूड दिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो जनरली जो FSMP टाइप के प्रोडक्ट हैं इस कैटेगरी में भी आते हैं, इस कैटेगरी में भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। इन फूड को देने का तरीका भी यही होता है कि जैसे इनको दिया जा सकता है ओरल फीडिंग। ये बात दोनों के केस के लिए भाई है ना। लेकिन इनमें से भी जब छटनी करने की बात आए, एक को सेलेक्ट करने की बात आएगी भाई, ओरल फीडिंग या इंजेक्शन ट्यूब डाल दी जाती है मुंह के अंदर, ट्यूब से, है ना, एंट्रल ट्यूब, पेट में जाके खाने को छोड़ दिया जाता है। तो जब इन दोनों में से भी एक को सेलेक्ट करने की बात करो तो किसके लिए बोलोगे भाई? ओरल फीडिंग या एंट्रल ट्यूब काम में किसके लिए लेते हो आप? FSMP के लिए। अदरवाइज दोनों के लिए, अदरवाइज दोनों के लिए आप क्या बोल सकते हैं? ओरल फीडिंग या आपकी एंट्रल ट्यूब। एंट्रल वर्ड बना होता है इंटेस्टाइन के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सबको मिला के क्या बोल देते हैं? एंट्रल, है ना। तो एंट्रल ट्यूब डाल के भी क्या कर सकते हैं अपन? फीडिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ यहां पर। जनरली आपने देखा होगा कि अब मेडिकल पर्पज वाले कौन लोग हो सकते हैं भाई? एक तो सिंपल बोल दिया अपन ने, कोमा जैसे पेशेंट होते हैं कि वो खाना खा ही नहीं सकता, तो उसके लिए तो है ही है। और इसके अलावा देखा गया कि जैसे किडनी डिजीज पेशेंट, है ना, किडनी डिजीज वाले पेशेंट होते हैं जिनके किडनी फेलियर का प्रॉब्लम होता है, उनको भी ये दिया जा सकता है। और इसके अलावा क्या रहते हैं आपके स्पेशल मेडिकल की, जिनके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, है ना, इस नाम से मतलब नहीं हो, बस इतना सा ध्यान रखने ला, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। देखा गया है कि बहुत लोगों के अंदर क्या होता है? फूड का डाइजेशन होना बंद हो जाता है। और जाहिर सी बात है कि जैसे कोमा जैसे पेशेंट होते हैं उनमें तो डाइजेशन क्या होता है? बहुत नहीं के बराबर ही होता है। तो उनको ऐसा फूड दिया जाता है कि वो बॉडी में जाके इजीली क्या हो जाए भाई? डाइजेस्ट हो जाए। तो आपके जो इस तरह के जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं FSMP वाले प्रोडक्ट, वो क्या होते हैं? बहुत इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं कि फटाफट ये क्या होते हैं उसकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए। क्योंकि ऐसा जो पर्सन है जो इस फूड पे आ चुका है, FSMP पे आ चुका है, तो वो इस कंडीशन में नहीं है कि खाना खा सके और खाने को डाइजेस्ट कर सके। क्योंकि डाइजेशन के लिए क्या चाहिए उसको भाई? एनर्जी। तो एनर्जी की जरूरत है अभी उसको ठीक होने के लिए, और वो डाइजेशन में अगर एनर्जी को कंज्यूम कर देगा तो उसकी बॉडी की क्या होगी? हीलिंग या रिपेयरिंग बहुत धीरे होगी। इसीलिए FSMP प्रोडक्ट को अपन या क्या करते हैं यहाँ पर काम में लिए जाते हैं। इसी तरह से फैट मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर, अगर आपने कल गूगल करके देखा होगा तो आपको इस तरह के मेडिकल प्रोडक्ट को आपने देखा होगा कि किस तरह के फॉर्म में ये मार्केट में मिलते हैं, है ना। तो वो आपको मिल जाएगा गूगल करने से। अब बताइए, मैं कुछ नाम ले रहा हूं, कौन सी कैटेगरी में देंगे? जिम सप्लीमेंट, स्पोर्ट्स सप्लीमेंट। जिम सप्लीमेंट दोगे इधर? सही बात है, येलो। बिल्कुल सही बात है। स्पोर्ट्स के लिए जो भी सप्लीमेंट आता है वो भी आपका इस कैटेगरी में आ गया। अब बताइए, जब अपन लेबलिंग करने जाएंगे इनकी, है ना, तो आप देखो थोड़ा सा फर्क समझना। न्यूट्रास्यूटिकल्स, इसके लिए बहुत ज्यादा कोई मेडिकल सुपरविजन की जरूरत होती है?
भाई न्यूट्रास्यूटिकल खाने के लिए, है ना, ज़्यादा कुछ सोचना पड़े। भाई सलमान खान का रिवाइटल खाना हो तो ज़्यादा सोचना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, सही बात है। तो बिल्कुल सही बात है कि वहाँ पर इतनी मेडिकल सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको कभी पूछ लिया जाए ना, 4 ऑप्शन देखो, देखो चीज़ों को लिखना हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होता, चीज़ों को समझना होता है। अगर आपसे कभी पूछ लिया भाई मेडिकल सुपरविजन की ज़रूरत होती है फंक्शनल फूड के लिए, FSMP के लिए, हेल्थ सप्लीमेंट के लिए, न्यूट्रास्यूटिकल के लिए, तो क्या बोलोगे भाई? इस कैटेगरी को लिया जाता है किसके अंदर? मेडिकल सुपरविजन के अंडर लिया जाता है, लेकिन ये चीज मैंडेटरी नहीं है। सही बात है ना भाई, मैंडेटरी नहीं है। कुछ प्रोडक्ट के केस में मेडिकल सुपरविजन के अंडर लिया जाता है, अदरवाइज उसको क्या कर सकते हैं? इंटेक किया जा सकता है। भाई डायबिटीज वाला है, घर पे उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकता है ना, बस एक बार मेडिकल सुपरविजन से डॉक्टर से लिखवा लिया और बात खत्म, है ना। लेकिन जिम सप्लीमेंट कोई ले रहा है ना, तो इस तरह में क्या चाहिए भाई? मेडिकल सुपरविजन। मेडिकल सुपरविजन में दोनों आगे, जिम्नेशियन भी हो गया, कोई भी हो सकता है ना, जिसको डाइट वगैरह का नॉलेज हो, डाइटिशियन भी हो सकता है। तो इन प्रोडक्ट को मेडिकल सुपरविजन में काम में लिया जाता है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी का मतलब होता है कि आवश्यक, है ना, कि हमेशा दोगे तो मेडिकल सुपरविजन में ही दोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अपन तो कौन है भाई? MCQ वाले लोग हैं भाई, अपन को तो 4 ऑप्शन चलते हैं अपने सामने, ठीक है। तो उन ऑप्शन के हिसाब से फिर आपको इसको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा कि ये मेडिकल सुपरविजन में ही दिए जाते हैं, सही बात है। अब जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर है इन सबको डिजाइन करता है, FSDU और FSMP को जो डिजाइन करेगा उसको क्या करना पड़ेगा? अपने लेवल के ऊपर क्या करना पड़ेगा? इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी कि दिस प्रोडक्ट फॉर मेडिकल सुपरविजन। जो भी ये प्रोडक्ट होता है मेडिकल सुपरविजन के लिए दिया जाता है। समझ गए बात को भाई? जो भी प्रोडक्ट है मेडिकल सुपरविजन के हिसाब से ही लेना है, वो उस पे मेंशन करेगा। और वो प्रोडक्ट पे अगर मेडिकल सुपरविजन वाला नहीं है तो वो मेंशन नहीं करे, कोई भी उसको यूज में ले सकता है, सही बात है। ये लेबलिंग वाला पार्ट है, थोड़ा सा अपन लेबलिंग में तो पढ़ेंगे, लेकिन यहां भी अपन डिस्कस करते रहेंगे, समझना इसको फर्क। और अब जो है बात आती है, आपने इंग्रेडिएंट की बात कर दी, सही बात है, आपने बात कर दी, एडिटिव की बात कर दी। अब अपन बात करते हैं क्या इसके अंदर कितनी इंग्रेडिएंट की अमाउंट डालें, है ना, इसकी अमाउंट कितनी हो इंग्रेडिएंट की जिसका आप इस्तेमाल कर सको। कोई दिक्कत? अब बताओ क्या होगा, क्या करोगे, किसको देखोगे भाई? कहां से इनके इंग्रेडिएंट की डोज वगैरह कहां से देखोगे भाई? है तो इसका पर्पज क्या? न्यूट्रिशन देना ही ना है, तो पर्पज क्या है भाई? न्यूट्रिशन देना। इन डाइट की, न्यूट्रिशन की, इस तरह की तमाम जो भी इंफॉर्मेशन वो किसके पास है? ICMR, इंडियन। पूछे क्वेश्चन है भाई, ये ध्यान रखना, डाइट वगैरह, बैलेंस डाइट का जो भी है कंपोजिशन वगैरह बारे में बताया, कितना न्यूट्रिएंट यूटिलाइज होता है ना, फूड में हो चाहे आपका कोई टैबलेट कैप्सूल सिरप में हो, है ना। तो ये क्या बोलता है आपका ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इसने क्या कर रखा है? एक RDA डिसाइड कर रखा है, जिसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी हुई है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस या रिकमेंडेड डाइट अलाउंस, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। तो डाइटरी बोल दो या डेली अलाउंस बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसने क्या कर रखा है? RDA डिसाइड कर रखा है इसने, जो भी विटामिन, मिनरल्स है, एमिनो एसिड्स है, इन सब के क्या कर रखे हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, सबका बता रखा है इसने कि कितना उसका डेली कंजप्शन होना चाहिए। और कोई न्यूट्रास्यूटिकल अगर बना रहा है तो वो न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर जो अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट है वो आपकी क्या होनी चाहिए? हमेशा RDA से कम होनी चाहिए। न्यूट्रास्यूटिकल के लिए क्या बोलोगे भाई? जो उसने इसमें इंग्रेडिएंट की जो लिस्ट दे रखी है ना, कि कितना न्यूट्रास्यूटिकल का आप इस्तेमाल करने वाले हो, है ना, उसके लिए उन्होंने लिस्ट में ही क्या मेंशन कर रखा है? RDA से कम अमाउंट को डिसाइड कर रखा है कि आपको इतना पर 100 ग्राम फूड है, आपका पर 100 ग्राम फूड है, तो उसके अंदर आपको कितना विटामिन डालना है, कितना A डालना है, B डालना है, C डालना है,
वो सारी पर 100 ग्राम के हिसाब से क्या कर रखा है उन्होंने डिसाइड कर रखा है ना, कि भाई इससे ज्यादा आपका इस्तेमाल नहीं होगा। तो न्यूट्रास्यूटिकल के केस में हमेशा कैसा होता है आपका अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट आरडीए से क्या होता है भाई आपका कम होता है। काम की बात है ना। अगर आपको क्वेश्चन में आरडीए की जगह वो आपको लिख दे 1 आरडीए, तो भाई कंफ्यूज मत हो जाना। आरडीए बोले, 1 आरडीए बोले या 100% आरडीए बोले, सबका मतलब एक ही है। तुम ये देखोगे कुछ अलग से कुछ आ गया दिखता है इसके अंदर, अलग से कुछ भी नहीं है। जो आरडीए है उसी को 1 आरडीए बोला जाता है, उसी को 100% आरडीए बोला जाता है। तो अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट 100% आरडीए से कम, 1 आरडीए से कम और या आरडीए से कम, तीनों का मतलब एक ही है। समझ गए बात को। तो हमेशा इसको क्या बोलोगे भाई, न्यूट्रास्यूटिकल कम अमाउंट में ये डालेगा। आईसीएमआर ने तो बता दिया भाई। अगर अब की बार कोई ऐसा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर दिया इसने जो हो सकता है कि वो आईसीएमआर की लिस्ट में था ही नहीं, है ना, तब क्या करोगे आप। तो ध्यान रखना अब की बार जब भी ऐसा हो, इसी की बात नहीं कर रहा, जब भी ऐसा हो अपने कंट्री के अंदर इंग्रेडिएंट से रिलेटेड कोई इशू होता है ना, समझ में नहीं आया कि भाई मुझे कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल करनी है इंग्रेडिएंट की, मुझे एक्ट में कहीं दिख नहीं रहा है, तो आप इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड होता है, वहां से आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो बढ़िया तरीका कहां से मिल सकता है आपको, कोडेक्स। कोडेक्स है ही किसके लिए बना है, इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड के लिए बना है। जो इसका मेंबर है वो कोडेक्स के अंदर लिस्ट होती है, उस लिस्ट में जाके इंग्रेडिएंट को ढूंढ लेगा और उसकी लिमिट देख लेगा। ठीक है भाई, ये चीजें लिखने की कहीं भी नहीं है, एक बार दिमाग में फीड हो गई वो ध्यान रहना चाहिए आपको, है ना, कि भाई कि यहाँ नहीं मिला तो आप किसकी बात करोगे, यहाँ पर। ये आईसीएमआर तो किसके लिए होता है, इंडिया के लिए, जबकि कोडेक्स तो लिस्ट तैयार करता है पूरे जो भी इसके मेंबर्स के लिए। कोई भी यहाँ जाके फॉलो कर लेगा तो भी अपन अपना जो फंसाई है मान लेगा कि हाँ भाई तू अभी भी सही है ना, कम से कम तूने क्या किया भाई, कोडेक्स का फॉलो किया है। कोडेक्स के अंदर ही एक कमेटी है, मान लो कोडेक्स का नाम नहीं दे और तुम्हें वहां लिख दे JECFA, तो अपन पहले ही कह चुके हैं जॉइंट एक्सपर्ट कमेटी फॉर फूड एडिटिव, इसको अभी तक पढ़ा नहीं अपन ने, कोडेक्स की किसी कमेटी को अपन ने नहीं पढ़ा है, लेकिन इसका नाम बार बार आ रहा है। क्यों, क्योंकि फूड एडिटिव की बात होती है, तो इंडिया के अंदर फूड एडिटिव की बात होती है तो अपना फसाई आ गया, समझ रहे हो। और जब वर्ल्ड लेवल पर फूड एडिटिव की बात होती है तो कौन आ गया आपका, कोडेक्स का JECF आ गया। वर्ल्ड में तो कोडेक्स और JECF है और इंडिया में है ही अपना फसाई फूड एडिटिव। ठीक है, सही बात है। इसी तरह से इंग्रेडिएंट के केस में आपका न्यूट्रिशन का इंग्रेडिएंट कौन बता देता है, आईसीएमआर की जो रिपोर्ट है, आईसीएमआर ने एक रिपोर्ट तैयार करी थी, उस रिपोर्ट में जो भी न्यूट्रिएंट थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सबके बारे में क्या बता दिया उन्होंने, आरडीए बता दिया, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस बता दिया कि इतना आप पर डे कंजप्शन कर सकते हो इतने ग्राम के अंदर। सही बात है, हाँ जी बिल्कुल सही है। यहाँ पर अब आ जाइए इसके बाद में, इसका क्या करें, हाँ जी इसका क्या करें, इसको मिटाना पड़ेगा। हाँ जी अब बताओ, ये जो शेड्यूल 3 दे रखा है FSDU और FSMP का, है क्या, ये क्या चीज हो सकती है भाई, ये क्या हो सकता है बताओ। एक तो यही हो गया कि हाँ भाई FSDU और FSMP बनाना है तो शेड्यूल 3 में क्या दे रखे हैं भाई, इंग्रेडिएंट दे रखे हैं, सीधी सी बात है। अब इंग्रेडिएंट तो दे रखे हैं, लेकिन किन के लिए भाई, किन के लिए दे रखे हैं, सभी जगह के लिए नहीं है। ध्यान रखने की बात है, ये जो इंग्रेडिएंट की लिस्ट दे रखी है ये सबके लिए नहीं है। जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ लिखे थे ना बोर्ड पे, यहाँ पर उन सबके लिए इंग्रेडिएंट की लिस्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है ये, समझना बात को। ये क्या करता है यहाँ पर, ये शेड्यूल 3 बताता है कि सिर्फ वेट रिडक्शन वाली डाइट के लिए, किसके लिए बता रहा है ये, वेट रिडक्शन डाइट के लिए बता रहा है, जहां पर आप वेट रिडक्शन करने की बात कर रहे हो।
समझना बात को भाई, वेट रिडक्शन की बात कर रहे हो और जहां पर आप डाइट को कंप्लीटली रिप्लेस कर रहे हो, आपकी जो नॉर्मल डाइट थी उसको आपने क्या कर दिया भाई, कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया। हाँ भाई, ऐसा तो कौन करे भाई, कौन करे भाई, जिसको वजन कम करना हो या जिसको स्लिम होना हो वही करेगा। तो बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे वेट रिडक्शन वाले जिनको क्या करना है, डाइट को कंप्लीट रिप्लेस करना है, उनके लिए इन्होंने क्या कर रखा है कि ऐसे इंग्रेडिएंट जो इसमें आते हैं FSDU FSMP बनाने के लिए, तो उसके लिए एक लिमिट डिसाइड कर रखी है, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट। मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट, समझ गए बात को, कि इस लिमिट तक ही आप क्या करोगे, उसका इस्तेमाल करोगे आप, ठीक है। तो अब जो भी ये मैक्सिमम लिमिट है वो किसके हिसाब से, कैलोरिक वैल्यू, समझाएंगे इसको, एग्जांपल से समझा देंगे भी बाद में। अभी इतना सा ही ध्यान रखना, डिसाइड कर रखा भाई, इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि भाई वेट कम करना है, जिसको भाई जिसका वेट कम करना उसको 1200-1500 किलो कैलोरी से ऊपर एनर्जी नहीं मिलनी चाहिए। ऐसी डाइट दे रखी है कि उसमें इतना ही आपको इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करना है कि उससे जो एनर्जी मिलेगी वो 1200-1500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सही बात है, जिससे उसका काम चलता रहे। नॉर्मली क्या होता है आपका 2000 और 2500 है ना, नॉर्मली 2000-2500 किलो कैलोरी रहता है आपका पर डे का। तो वो क्या कह रहा है कि भाई कि आपको एक डिसाइड कर दिया मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट का, कि उससे नीचे नहीं जाना है। तो ऐसा भी नहीं है कि इनको पतला और स्लिम करने के चक्कर में तुम उसके अंदर इंग्रेडिएंट ही ऐसे डालो ही नहीं इंग्रेडिएंट है ना, तो अपने आप ही कमजोर हो जाएगा। भाई कुछ मत डालो, एडिटिव डाल के छोड़ दो तो वैसे ही कमजोर हो जाएगा बेचारा। तो ऐसा कर दिया तो वो तो क्या हो गया, वो खुश तो हो जाएगा कि स्लिम हो गया भाई मैं तो 5 दिन में। अरे भाई तूने पैसे किसके दिए, फिर इंग्रेडिएंट तो है ही नहीं इसके अंदर, वैसे ही कमजोर हो जाएगा। तो अपने क्या करा, एक्ट वाले बड़े समझदार होते हैं, रेगुलेशन वाले है ना, उन्होंने क्या कर दिया, एक लिमिट डिसाइड कर दी कि भाई इससे ज्यादा नहीं डालेगा और इससे कम नहीं होना चाहिए। भाई ज्यादा डाल देगा तो ये बेचारा पतला होने का इंतजार करता रहेगा, 1 महीना 2 महीना है ना, 3 महीना हो ही नहीं रहा पतले। तो बिल्कुल सही बात है। तो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट डिसाइड की गई है। और ऐसा किसमें लिखा है, इस शेड्यूल 3 ने। शेड्यूल 3 बनाई सिर्फ इन 2 चीजों के लिए। ये लो साहब, ठीक है। अब एक काम की बात जोड़ने का टाइम आ गया है यहाँ पर, क्या कि इसके अंदर क्या हुआ था कि बहुत सारे क्या हुए थे, जब ये रेगुलेशन 2016 आया था तो इसमें फटाफट कुछ चेंजेज होते गए, बहुत जल्दी चीजें क्या हुई, चेंज हुई इसके अंदर 2018 तक आने तक, है ना। फिर इसके बाद फिर चेंजेज हुए, 18 के बाद में भी इसमें फिर चेंजेज हुए। तो क्या हुआ यहाँ पर 6 सितंबर 2021, इस 6 सितंबर 2021 को एक बड़ा अमेंडमेंट हुआ। यूं समझ लिए कि जितने भी पहले अमेंडमेंट हुए थे ना, उन सबको मिला के वापस से इस रेगुलेशन को दोबारा जारी कर दिया, जिसका क्या बोल सकते हो, फर्स्ट अमेंडमेंट, है ना। बाकी अमेंडमेंट तो बहुत सारे हुए थे, लेकिन एक ऑफिशियल रूप से इसी को डिक्लेयर किया गया कि फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ, 6 सितंबर 2021 को। और इसमें क्या कर दिया, 1 अप्रैल 2022 से इसको क्या कर दिया गया भाई, लागू कर दिया गया। सॉरी गलत, इसमें 6 सितंबर 2021 से इसको क्या किया गया, फर्स्ट अमेंडमेंट यहाँ पर डिसाइड किया गया है। सही है ना। तो अब इसको क्या कर दिया भाई कि जो भी आपका अमेंडमेंट तो हुआ 2021 में, और इसको अब क्या कर देंगे 1 अप्रैल 2022 से इसको इफेक्टिवली लागू कर दिया जाएगा, है ना, बन के तैयार हो चुका है। तो अब की बार इस अमेंडमेंट में कई चीजें क्या हुई है, थोड़ी सी चेंज हुई है। तो यहाँ पर भी क्या किया कि जो लिस्ट आपकी थी इन वेट रिडक्शन और कंप्लीट रिप्लेसमेंट डाइट वालों की, वो तो अच्छी बात है ही है। अब समझना बात को, अब की बार FSDU और FSMP आपको थोड़ी सी अब चीजें गले से नहीं उतरेगी यहाँ पर, क्योंकि अभी तो थोड़ी देर पहले आप ऐसे पेशेंट को दे रहे थे, बेचारा कोई कोमा वाला है, कोई खा नहीं रहा है, कोई पी नहीं रहा है ना, ऐसे वाले लोगों को दे रहे हो, और उसको तो कम नहीं दे सकते भाई, उनको तो इस तरह की डाइट नहीं दे सकते। तो इसने क्या करा, बना तो ये पहले इनके लिए था, लेकिन अब आपको मार्केट में पता है कि FSMP वगैरह किस तरह के पेशेंट को दिया जाता है, जो बेड पे आ जाते हैं ना पेशेंट, उनको FSMP दिया जा रहा है। तो उस केस में क्या रहता है, आपको इन 2 को तो आप छोड़ दो,
अदर देन, ऐसा ही लिखा है एक्ट में, अदर देन वैट रिडक्शन और अदर देन कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ डाइट, ऐसे लोगों के लिए जो अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट है, जो भी अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट है इसकी हमेशा क्या होगी, आरडीए से ज्यादा होगा। ये आ गई बात समझ में? आरडीए से ज्यादा क्यों दिया जा रहा है भाई? कंपनी वालों ने देखा कि भाई जब अपन इस तरह के कोमा पेशेंट जिनको क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ठीक होने के लिए ना, खाना तो छोड़ ही देते हैं, तो ऐसे केस के अंदर फिर क्या करता, उन्होंने थोड़ा सा आरडीए से ऊपर जाके इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन शेड्यूल 3 इस बात को अलाउ नहीं करता है। अगर कोई मैन्युफैक्चरर ऐसा करता है तो उसको प्रोडक्ट बनाने से पहले क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। बना के अप्रूवल नहीं लेना है, बनाने से पहले अप्रूवल लेना है। नीडेड टू अप्रूवल बाय फूड अथॉरिटी, जो भी फूड अथॉरिटी होती है उससे आपको क्या लेना पड़ेगा भाई, अप्रूवल लेना पड़ेगा। या तो कोई जरूरत नहीं है ना भाई, बता रखा है, लिमिट दे रखी है मिनिमम और मैक्सिमम, लो काम में बनाना शुरू कर दो, आप समझ रहे हो बात को। लेकिन इसको तो बनाने से पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, अप्रूवल क्यों मिलेगा? अब आपको इन इंग्रेडिएंट की सारी जानकारी देनी है। सारी जानकारी का मतलब कितनी इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, उस इंग्रेडिएंट का यूज कितना है, कितनी एनर्जी को वो जनरेट करेगा, सारी जानकारी यहां पर मेंशन की जाएगी, तब उसको क्या मिलेगा, अप्रूवल मिलेगा। फर्क समझ में आ गया भाई? न्यूट्रास्यूटिकल में इंग्रेडिएंट क्या होते हैं भाई, आरडीए से कम होते हैं, और ये क्या हो सकते हैं, आरडीए से ज्यादा हो सकते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है ना, बात वही रहेगी हमेशा, आरडीए 1 आरडीए और 100% आरडीए, सबका मतलब एक ही है ना। तो आप यूं चक्कर में पड़ जाने की भैया तो लिखा ही नहीं है यहां पर। चलो अपन कुछ बातें करते हैं ना, काम की बातें समझना, काम की बातें क्या हो सकती है। आपने एक नाम सुना था, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिक मॉडिफाइड फूड। ठीक है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिक मॉडिफाइड फूड, क्या इनको, ये ऊपर वाली चीजें जो भी हेल्थ सप्लीमेंट है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है, एफएसडीयू है, एफएसएम है, इन सबको बनाने के अंदर काम में लिया जा सकता है क्या भाई? इनको काम में ले सकते हो आप? अरे भाई जिनके खुद के ही रेगुलेशन नहीं है तो उसको काम में कैसे ले लोगे भाई? इनको ही अलाउ नहीं कर रखा अभी तो इंडिया में, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड को अलाउ नहीं कर रखा है क्योंकि इसका कोई रेगुलेशन अभी तक नहीं है ना। तो आपको जेनेटिक मॉडिफाइड फूड टमाटर आलू नहीं खिलाए जा रहे अभी, लेकिन जब रेगुलेशन आ जाएगा तो खिलाए जाएंगे फिर बाद में। बन गए हैं, कहाँ पर बने? ऐसी फसल तैयार की गई है जो क्या हो भाई, जो टॉलरेबल हो। किसके लिए भाई? डिजास्टर कंडीशन, जैसे कोई ड्राउट हो गया, सूखा वगैरह आ गया है ना, पानी का इकट्ठा हो गया, तो वो फसल अपने आप को रेजिस्ट कर सके। और बहुत सारे पेस्ट वगैरह आ जाते हैं, इंसेक्ट आ जाते हैं, उनसे रेजिस्टेंस करने के लिए कुछ जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप को अलाउ किया गया है। लेकिन एज ए फूड के रूप में डायरेक्ट कंजप्शन के लिए, कोई इस्तेमाल के लिए रेगुलेशन नहीं है ना। समझ रहे बात को? अभी रेगुलेशन नहीं है। तो ये क्या हो गया, येलो जी क्या कर दिया आपने, है ना, ट्रायल बेस पे चल रहा है। बता देता हूँ आपको, डाटा तैयार किया जा रहा है, मार्केट में खिलाया भी जा रहा है, और डाटा तैयार किया जा रहा है कि पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन में उनमें से कोई प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है ना। आ जाइए इसके बाद में ऑर्गेनिक फूड। हाँ जी, अब की बार, हाँ जी, अब की बार ऑर्गेनिक फूड है, बढ़िया वाला फूड है भाई। ये तो अच्छा है ना, जिसमें पेस्ट का इस्तेमाल ही नहीं है, कोई पेस्टिसाइड, यूरिया कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, इसको ले लो, है ना। तो इसको अपने रूल तो फॉलो करना ही है, जिसको ऑर्गेनिक फूड कहलाना है उसको करना ही है। तो इसके इंग्रेडिएंट बना के इसको काम में ले सकते हो। तो इस पे तो क्या लगा देंगे अपन, सही का निशान लगा देंगे इसके ऊपर, सही बात है। इसी तरह से अपन ने थोड़ी देर पहला था बोला था एनिमल सोर्स के इंग्रेडिएंट है, बोले थे ना अपन भाई।
एनिमल सोर्स के इंग्रेडिएंट को काम में लिया जा सकता है, ये लो। तो ये भी क्या कर देंगे अपन, सही का निशान लगा दिया अपन ने, इसको भी काम में लिया जा सकता है। चलो इस तरह के क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं। हार्मोन, कोई स्टीरॉइड और कोई साइकोट्रोपिक सबस्टांस। साइकोट्रोपिक सबस्टांस का मतलब होता है तंबाकू, भांग, गांजा। ऐसे तंबाकू, भांग, गांजा को इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है ना, अलाउ नहीं है। तो आपको पता चल गया भाई किसको इनके अंदर इंग्रेडिएंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो और किसको इंग्रेडिएंट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ध्यान रह जाएगा। तो आपको तो सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है भाई कि इन दो को यूज में ले सकते हो आप, ऑर्गेनिक फूड और एनिमल सोर्स, कोई भी इंग्रेडिएंट लेते हो एनिमल सोर्स से, लो काम में है ना। लेकिन हार्मोन, स्टीरॉयड और साइकोट्रोपिक सबस्टांस को आप इंग्रेडिएंट के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ना, कि आप कोई तंबाकू, भांग, गांजा कुछ भी डाल के कह दो कि भाई कि ये बना दिया न्यूट्रास्यूटिकल, ऐसा नहीं है। चलो चलो अब इसको हटा देते हैं, बहुत देर हो गई। हाँ जी, क्या करोगे भाई, इन्फेंट फूड फॉर्मूला, सेरेलैक है ना, सेरेलैक देते हैं, मिल्क पाउडर देते हैं बच्चे को, छोटे बच्चे को देते हैं, बना दे न्यूट्रास्यूटिकल, इसका नहीं बनेगा। इन्फेंट फूड फॉर्मूला होता है जो भी इसका मतलब माना गया, इन्फेंट माना गया भाई कि 24 महीने तक का जो है ना बच्चा, उसको इन्फेंट की कैटेगरी में इन्वॉल्व किया गया है। तो 24 महीने तक के बच्चे के लिए जो भी चीज बनाई जा रही है, इस 24 महीने के बच्चे को नहीं दे सकते कुछ भी, यूं मान के चलो इस चीज का। इन्फेंट फूड फॉर्मूला होता है, इसके जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको आप हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल के रूप में आप काम में नहीं ले सकते। तो भाई इन्फेंट फॉर्मूला वालों के लिए कौन है भाई आपका, अब आपको कोई इन्फेंट फूड फॉर्मूला बनाना है तो आपको इंग्रेडिएंट और एडिटिव कहां से लेने पड़ेंगे, आपको रेगुलेशन 2011 से लेना पड़ेगा। सही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत बड़ी कैटेगरी चल रही है, आपको क्या नाम नहीं लेते कई चीजों का, एक बहुत बड़ी कैटेगरी 18 काम में लेते हैं अपन, है ना। इसी की एक सब कैटेगरी है, आपको एक 877 पेज का एक है ना 877 नंबर का पेज भेजा था मैंने, एक पीडीएफ जिसमें पूरी लिस्ट दे रखी है सारी की सारी। तो उसको कभी घर फुर्सत में देखना, उसके अंदर सब मिल जाएगा आपको। इसी की एक सब कैटेगरी होती है इन्फेंट फूड फॉर्मूला, है ना। तो आपके जो हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल, जो भी डाइटरी यूजेज वाले हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं इस कैटेगरी 18 में ही आते हैं, है ना। वो भी इस कैटेगरी 18 में ही आते हैं, बहुत बड़ी कैटेगरी है। तो उसमें से इस कैटेगरी 18 पे जो इन्फेंट फूड फॉर्मूला है, सब कैटेगरी है, इसके ऊपर आपका ये रूल कुछ भी लागू नहीं होता है। इस रेगुलेशन के अंदर आपका इन्फेंट फूड फॉर्मूला नहीं आता है। तो भाई अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन्फेंट फूड फॉर्मूला के लिए कौन सा रेगुलेशन चलता है भाई आपका 2011, इतने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, क्या बोलोगे आप? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड बोलोगे, जिसके लिए क्या दे रखा है, फूड फॉर इन्फेंट न्यूट्रिशन, है ना। ये तो एक्ट वगैरह बने हुए इसलिए बचे हुए हैं, यूं मान लो अपन। फूड फॉर इन्फेंट न्यूट्रिशन, इसके लिए जो रेगुलेशन दे रखा है वो भी कब आया था? 2020 के अंदर। अब इसका मतलब ये भी नहीं था कि इससे पहले कोई नियम फॉलो ही नहीं हो रहे थे, रूल्स तो थे ही ना भाई। कौन सा था आपका? 2011 वाला था। अब की बार इसने थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अपन इस पूरे रूल्स रेगुलेशन को पढ़ने बैठ जाएंगे। अपने लिए एग्जाम में पूछेगा ना, तो इतना ही क्या अपने लिए बहुत है। कुछ एक पॉइंट है, जब अपन इन्फेंट फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वहां पर अपन कवर कर लेंगे। अभी सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जो भी इन्फेंट फूड फॉर्मूलाज होते हैं वो आपके इन कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। तो इनको ऐसे नहीं कि इस फॉर्मूले को आप FSDU, FSMP या न्यूट्रास्यूटिकल बना के मार्केट के अंदर बेच दो, आप ऐसा
नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए अलग से रेगुलेशन है ना, 2011 और 2020 है। तो इधर वाले सारी छुट्टी हो गई इधर की, है ना। तो एमसीक्यू में कैसा भी पूछ ले भाई, है ना, तो आप जवाब दे सकते हो। आ जाइए इसके बाद में, तो इसको भी लिख के काट देना है ना, ये भी अपना यहाँ पर काम का नहीं है, इन्फेंट फूड फॉर्मूला भी अपना काम का नहीं है। आ जाइए इसके बाद में, क्या बोलोगे भाई, कन्वेंशनल फूड क्या होता है भाई? कन्वेंशनल फूड का मतलब होता है जिसका क्या होता है भाई, मास कंजप्शन होता है ना। सही बात है ना भाई। मम्मी क्या बनती है, खीर बनाती है, उसके अंदर क्या करती है, काजू पिस्ता बादाम सब डाल दिए, किशमिश, है ना, और तुम जाके बाजार में कह दो अरे भाई न्यूट्रास्यूटिकल है ना। वो कन्वेंशनल फूड कैटेगरी होती है, इसका मास कंजप्शन होता है ना, इसको आप न्यूट्रास्यूटिकल की कैटेगरी में लाके आप क्लेम नहीं कर सकते हो। आप कभी भी किसी भी कन्वेंशनल फूड को आप चेंज करके ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने न्यूट्रास्यूटिकल हेल्थ सप्लीमेंट या डाइटरी सप्लीमेंट बना दिया। वही बात है, वही मम्मी की खीर है, काजू पिस्ता बादाम डाल दिया, अब आप ऊपर से कितना ही कुछ डाल दो, समझ रहे हो, वो रहेगा हमेशा कौन सा आपका कन्वेंशनल फूड ही रहने वाला है ना। तो वो कभी भी आपका न्यूट्रिएंट की इनकी कैटेगरी के अंदर नहीं आ सकता है ना। चाहे इसके अंदर अब बता दिया ना, आपको कुछ भी डाल दो, क्योंकि तुम तो क्या पढ़ लिख गए अब, है ना। तुम सोचते हो कि मैं खीर के अंदर क्या डाल दूं भाई, प्रोबायोटिक डाल दूं, मैं सोचूं कि मैं प्रीबायोटिक डाल दूं, है ना, मैं सोचूं कि भाई अलग से न्यूट्रिएंट डाल दें, है ना। अलग से न्यूट्रिएंट का मतलब विटामिन मिनरल ऐड कर दो, तो ऐसा कुछ भी कर लो आप, कभी भी आप न्यूट्रास्यूटिकल तो नहीं बना सकते आप उसका, है ना, क्योंकि इन्होंने पहले इस चीज को कर दिया, क्योंकि ऐसे करने के लिए तैयार बैठे हैं लोग, फूड बिजनेस ऑपरेटर तो तैयार बैठे हैं ऐसा करने के लिए। तो उनको पहले क्या कर, क्योंकि वो तो इस कैटेगरी में आते ही क्या होगा भाई, वो तो उसकी क्या करेंगे भाई, उसको बेचना शुरू कर देंगे बना बना के अच्छी रेटों के अंदर। बिल्कुल सही बात है, ये लो कन्वेंशनल फूड हो गया, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये जो भी चीजें होती है नॉट कम्स अंडर न्यूट्रास्यूटिकल रेगुलेशन 2016। अभी इसको क्या कर दिया कि इतना बड़ा नाम लेते हैं ना, तो थोड़े से परेशान हो जाते हैं फसाई वाले भी बोलने में, तो उसको क्या कर दिया, न्यूट्रास्यूटिकल रेगुलेशन बोल दिया इसको, है ना, बाद में। तो अपन को मतलब नहीं है कि कब क्या बोला हूँ, डेट से मतलब भी नहीं है, तो अपन बोल सकते हैं इसको पूरे को न्यूट्रास्यूटिकल रेगुलेशन भी बोल सकते हैं। तो इस कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं ये, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, कोई भी फूड प्रोडक्ट हुआ, मान लीजिए आपने कन्वेंशनल फूड प्रोडक्ट की बात कर दी यहाँ पर। अब थोड़ा सा समझना बात को, कि आपने जैसे बोल दिया इसको नॉट पट, कि आपने यहाँ पर बोल दिया कि भाई आपने कोई मॉडिफाई कर दिया, है ना, थोड़ा बहुत कंपोजिशन चेंज कर दिया, तो भी वो न्यूट्रास्यूटिकल की कैटेगरी में नहीं आएगा। समझ गए ना कहने का मतलब। तो भाई ऐसे केस में क्या करोगे भाई, ऐसे केस में फिर क्या करो भाई आप, ऐसे भाई आपने तो क्या कर दिया भाई, कर दिया ऐसा काम भाई, खीर के अंदर ले जाके आपने प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक सब डाल दिया आपने, विटामिन मिनरल। अब फिर भी चाहते हो कि कोई मैन्युफैक्चर बेचारा इतनी मेहनत करके आया है ना, कुछ तो सोचा उसने, अच्छा ही सोचा ना, बुराई तो नहीं सोची ना इसके अंदर, अच्छा सोचा है तो इसको थोड़ा सा कुछ दिया भी जाए ना। तो इसको ये तो नहीं कहेंगे भाई तू ये सीधे नाम लिख ले काम में, इसको ये कह देंगे तू एक काम कर, एक लेबलिंग कर ले। क्या कर लोगे, एक लेबलिंग कर लो, और लेबलिंग लिख के क्या लिख दो, दिस फूड इज बाय नेचर कैरेक्टरिस्टिक। ये हो गया इसका, क्या हो गया, एक लेबलिंग का हो गया भाई। ये ऐसे की ऐसे ही लिखा जाएगा, टी छोटा तो टी छोटा है ना, ये ऐसा कैसे रहेगा फॉर्मेट इसका। तो दिस इज फूड बाय इट्स नेचर एक्स, यानी कि अब की बार आपने खीर में क्या करा, मम्मी वाली खीर के अंदर प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक न्यूट्रिएंट विटामिन मिनरल डाल दिए, है ना, कन्वेंशनल फूड की कैटेगरी में तो थे, लेकिन आपने डाल डूल के आपने क्या कर दिया भाई कि हाँ भाई मेरा प्रोडक्ट तैयार हो गया, है ना। तो ऐसे केस में उसको क्या करना पड़ेगा कि दिस फूड इज बाय इट्स नेचर एक्स, है ना, कि उसकी नेचर आपको क्या करनी पड़ेगी, शो करनी पड़ेगी कि आपने इन सब चीजों को डाला है ना। तो उसका जो उसकी जो नेचर है, उसकी नेचर क्या है भाई, खीर, है ना। आप तो जिद करोगे कि नहीं साहब खीर तो नहीं है, ये तो और ही कुछ बना के लाया हूं, मैं तो न्यूट्रास्यूटिकल बना के लाया हूं, ऐसा नहीं है। जो उसकी नेचर है उस कैरेक्टरिस्टिक को आपको बताना पड़ेगा लेवल पे, है ना। तो इसका मतलब कंज्यूमर को आप पागल तो नहीं बना सकते। तो फसाई वाले ने इस कैटेगरी में यही काम किया है कि कंज्यूमर कभी भी, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होते हैं ना, इन चीज़ों की रेट बहुत होती है, तो इसलिए कहीं भी कंज्यूमर को नुकसान
नहीं हो, तो वो कैरेक्टरिस्टिक बता दिया जाता है। और वो कैरेक्टरिस्टिक भी आपको तब शो होगा जिसका साइंटिफिकली हो, है ना, मतलब जो भी चीजें हो साइंटिफिकली कुछ इसमें प्रूव किया हुआ होना चाहिए। जैसे आपने इसमें प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक जो भी डाला है तो उसका साइंटिफिक पर्पज होना चाहिए, है ना। उसी हिसाब से जो उसकी नेचर है वो यहाँ पर मेंशन कर दी जाती है। तो आप तो कुछ ही नहीं, ध्यान कि आपका जो कंज्यूमर है वो अवेयर रहे। इस प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर क्या रहेगा, अवेयर। अगर ऐसा लिख दोगे तो कंज्यूमर को पता तो चल जाएगा कि भाई ये रियल मायने में आपकी है क्या चीज। चलिए भाई, ठीक है ना। और ये ऐसा तब, ये भी तब हुआ है जब आपने इसका क्या किया भाई, मॉडिफिकेशन, है ना। तब डायरेक्ट कन्वेंशनल फूड को तो किसी वे में है ही नहीं है परमिशन, डायरेक्ट नहीं है इसको। जब आपने क्या कर दिया, कुछ ना कुछ इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया तब। तो इस लाइन का मतलब नहीं है कि ये आपका हेल्थ सप्लीमेंट हो गया, न्यूट्रास्यूटिकल हुआ, है ना। ये अभी भी आपका है कन्वेंशनल फूड ही। ये मिट गया क्या, चलो कोई बात नहीं। अब की बार आपने क्या करा, आपके दिमाग में आया, चलो भाई, है ना, आप क्या करें, वेजिटेबल उठा लाए, आप कुछ फ्रूट उठा लाए, आप सोचे कि कुछ स्पाइसेज भी ले लेते हैं, कुछ लेग्यूम्स दालें भी ले लेते हैं, ठीक है। वेजिटेबल, फ्रूट, स्पाइसेज, लेग्यूम, इस तरह की चीज़ें ले लिया आपने, है ना। वेजिटेबल का मतलब आपकी वही होगी भिंडी वगैरह, है ना, भिंडी, करेले, जो भी आपने लिए वो सब चीज़ें आ गई इसके अंदर, सब्जियां वगैरह, ऑनियन वगैरह कुछ भी ले लिया आपने, ठीक है। अब की बार आपने क्या सोचा कि मैं इसको थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, या तो इनके पाउडर बना दूँ। आपने सोचा इनको क्या कर दूँ, मैं पाउडर बना दूँ, या फिर आप सोच रहे हो कि इनको मैं क्या करूँ, थोड़ा सा कुक कर दूँ, क्या कर दूँ, इनकी थोड़ी सी कुकिंग कर दूँ। इन सब का मतलब क्या होता है, मिनिमल प्रोसेस फूड, मिनिमल प्रोसेस फूड। ऐसे मिनिमल प्रोसेस फूड जिनकी क्या होती है, जिनका कंपोजिशन क्या होता है भाई, नेचर ऑफ कंपोजिशन एक्चुअल होता है। इसको आप भिंडी को पाउडर बना दोगे तो वो भिंडी नहीं रही, ऐसा नहीं है, वो अभी भी क्या कहलाएगी, आपकी भिंडी कहलाने वाली है। जो प्याज है उसको भी पाउडर बना दिया तो वो अभी भी क्या कहलाने वाला है, आपका वो प्याज ही कहलाने वाला है ना। उसकी आपने उसकी जो नेचर कंपोजिशन है उसको आपने चेंज नहीं किया है। तो इसका अगर नेचुरल कंपोजिशन है, इसका अभी भी अगर नेचुरल कंपोजिशन है, और तुम जाके फिर बोलो फसाई वालों को कि भाई मैं तो न्यूट्रास्यूटिकल बना के लाया हूं, तो भी आपको परमिशन नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए भी लेबलिंग क्या है भाई, आपकी ये वाली जो भी लेबल लिखा था ना आपने, वही लेबल है, तो वो भी न्यूट्रास्यूटिकल की कैटेगरी में नहीं आता है। इतनी चीज़ अपन इसलिए पढ़ रहे हैं कि भाई कि आपको लास्ट में पूरा पढ़ने के बाद में, सिलेबस होने के बाद कोई पूछ ले कि भाई न्यूट्रास्यूटिकल और बाकी नॉर्मल फूड के अंदर क्या डिफरेंस होता है, कोई पूछ ही ले भाई इसका न्यूट्रास्यूटिकल हो सकता है क्या भाई, तो वो नहीं हो सकता है, सही बात है। इसीलिए उसने अपना जो शेड्यूल दे रखा था ना 4th नंबर का, जिसमें क्या लिखा था, प्लांट और बॉटनिकल्स, तो उसके अंदर क्या लिखे हैं, प्लांट और बॉटनिकल्स में प्लांट के कुछ इंग्रेडिएंट लिखे हैं और उसकी एक्सट्रैक्ट फॉर्म लिखी गई है कि इस एक्सट्रैक्ट फॉर्म को ही वो क्या करता है, न्यूट्रास्यूटिकल के रूप में अलाउ करता है। अदरवाइज तुम इनका कुछ भी करके ले जाओ, आपको नेचुरल आपका इस कैटेगरी में अंदर नहीं आता है। तो आप एक लाइन में लिख सकते हो नॉन न्यूट्रास्यूटिकल, है ना, रेगुलेशन नॉट कम्स अंडर रेगुलेशन। इसका मतलब हो गया इस रेगुलेशन से मतलब है ना। इधर जाके तो कुछ भी करो, चाहे आप ये जो रेगुलेशन 2011 है ना, इसके हिसाब से तो आप कुछ भी कर बनाओ चाहे ना, लेकिन वो इसका तो नहीं हो सकता पार्ट, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं। अब आपने क्या बोला थोड़ी देर पहले कि जो आपके न्यूट्रास्यूटिकल है, आपने बोला कि इन न्यूट्रास्यूटिकल को कैसे लिया जा सकता है, टैबलेट के रूप में ले सकते हैं, कैप्सूल के रूप में ले सकते हैं, सिरप के रूप में ले सकते हैं ना। ये क्या हो सकते हैं भाई, आपके इस तरह के सैचेट्स, है ना,
सेचेट्स होते हैं ना, छोटे छोटे पैकेट वगैरह बना के दिए जा सकते हैं। इन सभी तरह की फॉर्म में न्यूट्रास्यूटिकल को लिया जा सकता है। लेकिन अपन ने एक बात पहले ही कह दी थी कि पिछली क्लास में अपन ने कि भाई कभी भी आपको ये नाम लिखा हुआ मिल जाए तो लिख के काट देना, इनको पेरेंटल के रूप में आप लोगे नहीं कभी भी। न्यूट्रास्यूटिकल हेल्थ सप्लीमेंट जितने भी हो तो पेरेंटल, क्योंकि वो ट्यूब होती है ना, वो भी ट्यूब के रूप में ही दिया जाता है, इंजेक्शन बना के दिया नहीं जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इनको किस फॉर्म में नहीं ले सकते, पेरेंटल, तो आप क्वेश्चन भी मत पढ़ना। 4 ऑप्शन में अगर आपको पेरेंटल दिख गया तो पेरेंटल को आप बिना क्वेश्चन पढ़े आप टिक कर सकते हो, क्यों बात ही यही कर रहा है। ठीक है, तो टैबलेट, कैप्सूल और सिर्फ और सैचेट्स है, इस फॉर्म में न्यूट्रास्यूटिकल को आप बना सकते हो। और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक बताया गया है सेक्शन नंबर 22, है ना। सेक्शन 22 ये कहता है कि जनरली अपन हमेशा फूड की बात करते हैं, तो ये बीच में भाई टैबलेट कैप्सूल कहाँ से आ गया, जाहिर सी बात है टैबलेट कैप्सूल कहाँ से आ गया। ये इसलिए आ गया कि हाँ भाई कि इस तरह के कुछ एक न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं जिनको आप टैबलेट कैप्सूल के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई आपने कोल्ड ड्रिंक का, फ्रूट जूस का कुछ भी आपने क्या बना दिया, कैप्सूल बना दिया कि हाँ भाई इस कैप्सूल में कोल्ड ड्रिंक है, पी लो, है ना, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ, सेक्शन 22 क्या कह रहा है कि जो भी कोई न्यूट्रास्यूटिकल है उसको टैबलेट कैप्सूल सिर्फ सैचेट फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसने अलाउ किया तब ऐसा हुआ इस रेगुलेशन में, ये अलाउ नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। तो बिल्कुल सही बात है। तो अब जब भी टैबलेट कैप्सूल की बात आती है तो भाई ये टैबलेट कैप्सूल आते ही कौन सा आ जाता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आ जाता है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आ जाता है जो किसके ऊपर बेस्ड है, आईपी, इंडियन फार्माकोपिया, है ना, ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो अगर कभी आपको पूछ लिया जाए कि भाई कि न्यूट्रास्यूटिकल का टैबलेट फॉर्म है वो किन किन लॉ को फॉलो करता है, तो वो फसाई के लॉ को भी फॉलो करेगा और आईपी के लॉ को भी फॉलो करेगा। सही बात है, सही है, बिल्कुल सही बात है। अब इसी तरह से क्या हुआ यहाँ पर, जो आपका सेक्शन नंबर 22 है ये बताता है कि जो आप बॉटनिकल्स क्या होते हैं आपके भाई, जैसे आपने एक्सट्रैक्ट फॉर्म बना दी किसी भी चीज की, है ना, किसी भी चीज को आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, जैसे लाइकोपिन को टमाटर से आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये शर्त क्या रख रहा है कि आप या तो पानी काम में लो और या क्या काम में लो, आप एल्कोहल, या दोनों को मिक्स करके काम में लो। ये भी कौन कहता है, आपका सेक्शन नंबर 22। अगर कुछ भी आप अलग से कुछ करते हो, ध्यान रखना एक्ट के अलावा जो भी कुछ अलग से करोगे उसके लिए पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई मैं ऐसा कर रहा हूँ, मेरे पास में पानी और अल्कोहल के अलावा और भी चीजें जिनसे मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो उसका जस्टिफिकेशन देगा, तब जाके वो आगे इन सबको बनाने की तैयारी कर सकता है। अदरवाइज वो पानी और अल्कोहल काम में ले रहा है तो किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सेक्शन नंबर 22 इस तरह की बातें करता है। तो अपन ने क्या गजब की बातें करी कि ये सेक्शन 22 तो बड़ा काम का हो गया। ये ऑर्गेनिक फूड के बारे में भी बात करता है, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड की भी बात करता है, प्रोप्राइटरी फूड की भी बात करता है, हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल, एफएसडीयू सब की बातें करता है ना। तो काम का हो गया भाई। सेक्शन 22 में पूछे कि भाई ये किन किन चीजों को डिफाइन करता है, तो इन चीजों को डिफाइन करता है। सही बात है, तो ये बड़ा काम का हो गया सेक्शन नंबर 22। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि अब जब भी आपको कभी इसमें ऐसे पूछ लिया जाए, टॉलरेंस लिमिट बताइए आप। टॉलरेंस लिमिट का मतलब समझना बात को, कुछ चीजें समझना जो इसमें पूछे जाने की संभावना नहीं, इस बात को पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। -10%। अगर कोई मैन्युफैक्चरर बोल रहा है कि मैंने इसमें 100 mg क्या डाला है इसके अंदर भाई, इंग्रेडिएंट डाला है, कोई भी विटामिन डाला है, मान लो वो 100 mg डाला है, इतनी डोज होती नहीं है हर कोई विटामिन की, है ना, फिर भी मान लीजिए वो निकोटिनामाइड बोल दिया, इसकी डोज हो सकती है।
निकोटिनामाइड या नियासिनामाइड, अगर ये 100 mg आपने ऐड किया है, समझ रहे हो बात को, तो इसमें कितना होना चाहिए, कम से कम 90 mg होना चाहिए। ये क्या होती है, इसकी टॉलरेंस लिमिट होती है, 90 mg से नीचे नहीं होना चाहिए। सही बात है। ऐसा किसके लिए भाई, ये न्यूट्रास्यूटिकल्स, जो भी ये न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं इनके लिए एक टॉलरेंस लिमिट दे रखी है ना, ये -10% होती है आपकी, इससे कम नहीं होना चाहिए। सही बात है। जो उसने लिखा है ना, उससे 10% कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रास्यूटिकल में अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट क्या होती है भाई, अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट क्या होती है, बोलो जल्दी से, आरडीए से कम होती है। तो तुम आरडीए को लेके मत बैठ जाना कि आरडीए से 10% कम, जो उसने इससे लिखा है उससे 10% कम नहीं होना चाहिए, उससे 10% नीचे नहीं होना चाहिए जो इसने लिया है। सही बात है, सही है ना। अब आ जाइए इसके बाद में, ये आपका क्या हो गया भाई, न्यूट्रास्यूटिकल्स के लिए टॉलरेंस लिमिट हो गया आपका। अब बात आती है, थोड़ी देर पहले आपने लिखा था एफएसडीयू और एफएसएमपी, क्या लिखा था भाई, हायर देन आरडीए। अब की बार क्या करोगे, है ना, इस कैटेगरी के अंदर मैन्युफैक्चरर ने डाला हायर देन आरडीए, तो वो तो क्या करेगा भाई, हाँ हाँ जी, टॉलरेंस लिमिट है जो प्लस में जाएगी। अब बिल्कुल सही बात है। तो अब की बार क्या होगा, समझना बात को, ऐसी सिचुएशन के अंदर अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एक चीज को जस्टिफाई करते हैं, ओवरेज। ये वर्ड क्यों आया है समझना। अब तक ये वर्ड इसलिए आया कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होता है कि आज तुमने फॉलिक एसिड डाला, समझ रहे हो, आज तुमने फॉलिक एसिड डाला इस न्यूट्रास्यूटिकल में, समझ लो भाई फॉलिक एसिड जैसे हायर देन आरडीए के हिसाब से मान लीजिए, इसमें तो ज्यादा डालोगे, है ना, और इसमें क्या डालोगे भाई, आप कम डालोगे। लेकिन वो जितना डाल रहा है वो उसका क्या है भाई, -10% से नीचे नहीं होना चाहिए। लेकिन अच्छे से जानता है कि आज जितना फॉलिक एसिड डाल रहा हूं वो साल भर 2 साल बाद में इतना तो नहीं मिलेगा, फॉलिक एसिड क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। तो मैन्युफैक्चरर पहले ही क्या करता है, थोड़ा सा ज्यादा डालता है, लिखे हुए से थोड़ा सा ज्यादा डाल देता है। जैसे उसने लिखा कितना भाई 100 mg, लेकिन वो रियल में कितना डाल गया उसके अंदर, वो थोड़ा सा ज्यादा डाल गया। क्यों डाल गया, क्योंकि उसको पता है कि साल 1.5 साल में क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो ओवरेजेस का काम क्या होता है कि ऐसी एक्स्ट्रा अमाउंट आपने ऐड कर दी जो उस प्रोडक्ट के क्या देख रहा है, शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, है ना। जैसे किसी चीज की एक्सपायरी होती है ना, वो सेल्फ लाइफ से पता लगता है, उस एक्सपायरी डेट तक वो चीज अगर कम भी हो जाए तो उस लिमिट से बाहर नहीं जाए, है ना भाई, कि पहले ही थोड़ा सा ज्यादा डाल दोगे आप तो फायदा क्या होगा, वो डिकम्पोज भी हो जाएगा, तो वो -10 से नीचे नहीं जाने वाला है। वो क्या हो जाएगा आपका भाई, -10 तक की लिमिट में आके रुक जाएगा। तो आपकी प्रोडक्ट की क्या हो गई भाई, स्टेबिलिटी हो गई, और मैन्युफैक्चरर का सैंपल भी फेल नहीं हुआ। अच्छी बात हो गई ना। तो ऐसी ओवरेजेस को भी फसाई ने क्या कर रखा है, अलाउ कर रखा है। वो कहता है कि भाई कि तुम इतनी मैक्सिमम अमाउंट को आप इंक्लूड कर सकते हो। जैसे मैक्सिमम अमाउंट को इंक्लूड करने का मतलब क्या हुआ, जैसे विटामिन ए, तो ये किस में चलती है भाई, आपकी प्रतिशत में चलती है, परसेंट में चलती है। तो विटामिन ए के लिए क्या कर रखा है इन्होंने, 30% कर रखा है भाई। विटामिन ए के लिए इन्होंने 30% कर रखा है। सी के लिए क्या कर रखा है इन्होंने भाई, 20% कर रखा है कि ए 30% एक्स्ट्रा डाल सकते हो, सी कितना डाल सकते हो आप, 20% एक्स्ट्रा डाल सकते हो। इसी तरह से आपका ई और B1, विटामिन ई और आपका B1, ये कितना हो गया आपका 15%। ये लो जी, ठीक है। ये 2-4 थे, काम के थे इसलिए बता दिया अपन ने, अदरवाइज इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। तो है ना भाई ऐसा, ये किसके लिए ओवरेजेज आया भाई, सेल्फ लाइफ के लिए, क्योंकि वो डिकम्पोजिशन हो जाता है। बाकी अपने अपने फील्ड में तो इसको काम करना है, इसको आरडीए से कम रखना है, और इसको जब जरूरत पड़ेगी तो हायर देन आरडीए। हायर देन आरडीए कब होगा, जब वेट रिडक्शन और कंप्लीटली डाई रिप्लेस वालों को आप छोड़ दो,
तब बात करेंगे अपन किसकी भाई, हायर आरडीए की। तो हायर आरडीए का मतलब आप कोमा वाले पेशेंट को याद कर लेना है ना, कि भाई उसी को चाहिए भाई ज्यादा न्यूट्रिशन। तो तब इस बात का ध्यान रखा गया भाई कि भाई ज्यादा का मतलब भी कोई तो लिमिट होती है ना किसी चीज की। तो उस हिसाब से ये चीज इधर भी काम की है और इधर भी काम की है। तो समझ गए होंगे कि 30% का क्या माजरा है। ठीक है भाई। हेल्थ सप्लीमेंट, जब आपको हेल्थ सप्लीमेंट का नाम देके अगर पूछ लिया जाए तो समझना क्या होता है। अगर बात करें इसमें इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट, क्या बात करोगे भाई, इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट क्लेम की बात करो। जैसे मान लो उसने 4 तरह के विटामिन डाले हैं, है ना, 4 तरह के विटामिन डाले हैं, तो इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट कंटेंट की अगर बात करते हो तो वो इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट कंटेंट आपका 15% से कम नहीं होना चाहिए। एनएलटी ऑफ आरडीए, जो आरडीए है उसका 15% से कम नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना भाई। इधर ये टॉलरेंस लिमिट का मतलब क्या था, जो उसने अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट डाला है उससे 10% कम नहीं होना चाहिए। वो तो क्या होती है आपकी टॉलरेंस लिमिट है, अदरवाइज सैंपल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा आपका। ये टॉलरेंस लिमिट किसके लिए बनी है, सैंपल रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। आप सैंपल उठाओगे तो उसकी टेस्टिंग होगी, तो ये 10% की लिमिट तब बनी है ये, कि भाई सैंपल फेल कब होगा, जो लिखा उससे 10% कम हुआ तो सैंपल आपका फेल हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है, हेल्थ सप्लीमेंट इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट कंटेंट है जो आपका वो आरडीए का है, वो उससे 15% नॉट लेस देन, 15% से नीचे नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब क्या हो गया, जो आरडीए लिखा है मान लो किसी चीज का 100, तो उसमें कितना 100 mg लिखा है, तो आप कितना होना चाहिए भाई, उसमें 85 mg होना चाहिए। समझ गए बात को। और इसको भी थोड़ा समझना, हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट, ठीक है, हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट। सिर्फ इतना सा ध्यान रख लेना, मैं अगर इसको समझाने गया तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, गोल हो जाएगी सब, है ना, वोलेटाइल हो जाएगी सारी चीजें। इसमें इतना सा ध्यान रख लेना, हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट है तो इसका मतलब आप सिर्फ 30% से, इतना सा ध्यान रख लेना, है ना, ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं अपने को। तो हेल्थ सप्लीमेंट में इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात करें 15% एनएलटी ऑफ आरडीए, ठीक है। और हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात करें तो कितना भाई आपका 30% एक लिमिट है, बस ये वर्ड ध्यान रख लेना इसका। अभी भी इसमें क्या है भाई, बहुत सारी न्यूट्रास्यूटिकल है ना, ये पूरा रेगुलेशन है, इसको अपन अच्छे से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रियल मायने में ये होता है कि ये हमेशा कंफ्यूजिंग ही देता है ना। कंट्रीज भी कंफ्यूजन में है तो अपन को तो नहीं होना, है ना। तो अपने का है भाई 4 क्वेश्चन है, उनके आंसर देने हैं अपने को, अपन कंफ्यूज हो गए तो अपना नुकसान हो जाएगा। तो इसमें और भी कुछ चीजें हैं जिनको अपन आगे की क्लास के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। भाई अपन आज की क्लास में लेबलिंग को डिस्कस नहीं कर पाए, है ना, अपन आगे की क्लास में इसकी लेबलिंग को भी डिस्कस करेंगे कि एफएसडी और एफएसएमपी की इनकी लेबलिंग किस तरह से की जाती है, क्योंकि अपन मान के चलते हैं कि लेबलिंग में सिचुएशन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। लेबलिंग और पैकेजिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं अपन, धन्यवाद।